हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझेंगे। ये इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इंटरनल ट्रेड अगर समझ में आ गया हो तो कहता है बेसिक आइडिया क्या है, जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल जो है अपनी जरूरतों को पूरा खुद से नहीं कर सकता है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूं कह रहा हूं उसके लिए सज्जन ही चाहिए। एक इंसान अपनी जरूरतों को खुद से पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे ही एक देश जो है ना वो अपनी खुद की सारी रिक्वायरमेंट अपने खुद के देश के संसाधन से पूरी नहीं कर सकता। आपका देश है, आपके पास जो भी संसाधन है, जरूरी नहीं है उससे वो सारी चीजें पूरी हो सके। तो देश को क्या चाहिए, गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। फिर एक देश है दूसरे देश, फॉर एग्जाम्पल इस देश के पास कोई संसाधन है, इसके पास नहीं है, तो वो देश इसको दे देगा। या इसके पास वो संसाधन है और इसके पास भी वो संसाधन है, लेकिन वहां सस्ता बनता है तो ये वहां से ले लेगा, है ना। सर्विस का एक्सचेंज होता है और दूसरे देश आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं। तो एक दूसरे के जो देश है वो एक दूसरे पर डिपेंड क्यों होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा हर जगह बराबर नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन जो है उनके पास अलग अलग है, हर देशों के पास। कुछ देशों के पास तेल है, कुछ के पास मिनरल है, कुछ के पास बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन है, कुछ के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिसके पास हर एक चीज है, उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ना हो। हालांकि हर देश यही बनना चाहता है। व्हाट हैपेंस, अगर एक कंट्री जो है वो सबसे पहले अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किसी भी चीज को बनाएगी, भाई एक देश कोई भी सामान बना रहा है तो वो चाहेगा पहले वो उसके डोमेस्टिक मतलब घरों में उत्पादन उसका हो पाए, ठीक है ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने घर को अपने घर में आप अच्छा खासा, यानी कि अपने देश में अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पा रहे हो और उसके बाद भी कुछ बच रहा है, एक्स्ट्रा गुड्स बच रहे हैं, उसको बाहर भेज दो। इन रिटर्न होगा क्या, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं जो अवेलेबल नहीं है इनसफिशिएंट क्वांटिटी में, वो वहां पे मिल जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज है। गुड्स अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके देश में किसी गुड्स की कमी है, ले लो, किसी देश में बांटना है दे दो। तो डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की? इंटरनेशनल बिजनेस ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो दो देशों के बीच में होती है। इसके अंदर खरीदना होता है, बेचना होता है गुड्स और सर्विस को नेशनल बाउंड्रीज पे, मतलब एक देश से दूसरे देश में। कोई दिक्कत तो नहीं है। फीचर क्या है, क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस में? दो देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है। भाई दो देश तो कम से कम होने ही चाहिए, है। ट्रांजैक्शन नेशनल बाउंड्री लेवल पर होनी चाहिए। बिना दो देशों के इंटरनेशनल बिजनेस संभव नहीं है। दूसरा, भाई इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिस बता रखे हैं, फीचर के अंदर ही है। मतलब रीजन क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का? बहुत सारे रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस के, ये फीचर का ही पार्ट है, ध्यान रखना, नेचर का ही पार्ट है कि जो बंटवारा है ना प्राकृतिक संसाधन का, वो हर जगह बराबर नहीं है, जिस वजह से लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है ना। हर देश जो है ना वो हर चीज नहीं बना पाता। दूसरा, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी देश में दोनों चीज बन रही है लेकिन कहीं पर वो चीज सस्ती बन रही है, कहीं पर नहीं बन रही। तीसरा फीचर है इंटरनेशनल बिजनेस का, कहता है इंटरनेशनल बिजनेस में लैंग्वेज डिफरेंस होता है। आप बताओ होता है कि नहीं होता? ऑब्वियसली हर देश का अपना खुद का भाषा है, हर फॉरेन लैंग्वेज, तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश जैसी आ जाती है ना, इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा रिस्की है। क्यों भाई? आपको गुड्स अब और दूरी पर बेचना है ना, समुद्र के रास्ते बेचना, बहुत सारे खतरे हैं, चोरी हो जाए, पायरेसी हो जाए, बहुत सारी चीजें, तो रिस्क थोड़ा हाईयर होता है। फिर गवर्नमेंट का भी रोल आता है, आपके खुद की देश की सरकार, फिर दूसरे देश की सरकार कैसे आपको बिजनेस वो अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। जैसे टैरिफ लगा दिया यूएसए ने भर के, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं गुड्स इंटरनेशनल बिजनेस में बाधाएं ही तो है, किसी ना किसी एक देश को सफर करना पड़ेगा। इंटरनेशनल इंटरवेंशन मतलब जो सरकार है ना वो भाई ध्यान देती है कि ये कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है आपको, ट्रेड पॉलिसी आपको प्रभावित करती है। दूसरा, फिर एक और प्रॉब्लम है, या फिर आप फीचर समझ लो कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो आपको पैसा उसको उसके खुद की करेंसी में देना पड़ेगा। समझ रहे हो? हर देश का अपना खुद का करेंसी है और इंटरनेशनल बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज चाहता है, वो चाहेगा भाई आप डॉलर में पैसा दो, ठीक है ना। तो पेमेंट फॉरेन करेंसी में होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क बना देता है। कैसे? आज आपने $1 में आज सामान खरीद लिया, $1 आज 80 रुपए का है, आपने कहा पेमेंट में 20 दिन बाद करूंगा, 20 दिन बाद पेमेंट करने गए, अब 90 रुपए का है, 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। रिस्क है कि नहीं है? क्योंकि एक्सचेंज रेट भी तो चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। समझ रहा है मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सारे फीचर है। इंटरनेशनल बिजनेस का फायदा क्या है? फायदा किसके देश हिसाब से? देश के हिसाब से। देश को क्या फायदा है भाई? उसको फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होगी। कैसे? आपका देश अगर बाहर सामान बेच रहा है, इंडिया अगर यूएसए को सामान बेच रहा है, क्या कहेगा यूएसए वाले को? डॉलर दे दो जी। आपके देश में क्या आएगा? कल को आपको सामान खरीदना पड़ेगा, वो क्या बोलेंगे?
समझ रहे हो? तो फॉरेन एक्सचेंज गुड्स को इंपोर्ट्स करने में जब जरूरत पड़ती है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। क्या दोनों चीज में से आपको क्या क्या ज्यादा होना चाहिए? आपको कि भैया एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, बाहर ज्यादा दें लें कम, तो उसमें मेंटेन करेगा ना आपको, है कि नहीं? और आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, इसलिए एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, ज्यादा अमीर होती जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? यह है देश को क्या फायदा होगा? देश को फायदा ये होगा, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस से। दूसरा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है भाई, बेटर यूटिलाइजेशन होता है संसाधन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। मगर एक कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करेगी सस्ता और एक्सपोर्ट कर देगी उस प्रोडक्ट को। अगर एक देश सस्ता माल बना रहा है, चाइना, क्या करेगा? बाहर एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएगा, नहीं कमाएगा? इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अगला, देश को क्या फायदा होगा? ग्रोथ और क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी भाई। अगर इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एग्जांपल आपके देश में हुआ, बाहर से व्यापार हो रहा है, या आप देश बाहर से व्यापार कर रहे हो, आप कोई चीज सिर्फ अपने घर में बना रहे थे, अब आपको बाहर भी बनानी है, आप इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ाओगे, अब है प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाओगे, आप डिमांड भी बढ़ेगी आपके देश में। अगर मान लो बाहर से सामान आ रहा है तो आपके देश में डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी? है मशीन, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इसको बाहर से ला सकते हो आप। कंट्री जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना की बात करोगे ना, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत फायदा उठाया है, बहुत ग्रो करे हैं बाहर सामान बेच बेच के। इससे स्टैंडर्ड जो होता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, वो बढ़ता है। बढ़िया क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं दूसरे देश से, वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, चलो आज आपको अपने दोस्त को पार्टी देनी है, बढ़िया जगह, कहाँ जाओगे पार्टी देने? तो भैया एक ऑप्शन मन में तो ये आएगा ना कि भैया मैकडी चला जाऊंगा, बर्गर किंग चला जाऊंगा, डोमिनोज चला जाऊंगा, KFC चला जाऊंगा। क्या है, बाहर की चीज है कि नहीं है? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर आप बोलो बढ़िया फोन लेना है, बताओ कौन सा फोन लोगे? आप कहोगे भैया मोटोरोला का फोन लूंगा, लग्जरी फोन है कि नहीं मेरे भाई? कहाँ का फोन है मोटोरोला? USA, है कि नहीं? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है आपका। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो अभी कपड़े भी पहन के बैठे हुए, हम लोग सब जो भी कल्चर पहन के बैठे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, लिविंग स्टैंडर्ड वेस्टर्न है, इंडियन नहीं है। इंडियन होता तो धोती पहन के आते, आप कुर्ता पजामा पहन के आते। कहने का मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड हुआ है। दुकानों को क्या फायदा हुआ है? दुकान मतलब जो बिजनेस करना चाह रहे हैं भाई, बिजनेस को जायज बात है, मौका मिला है, क्या हायर प्रॉफिट, पैसा ज्यादा कमाना। कैसे? ज्यादा माल बेचो, ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, आपकी यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ी है। अगर भाई सिंपल सी बात है, फर्म जो है उसके पास, उसको पता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, तो वो एक्सपोर्ट करेगी ना। तो जो भी उनकी काबिलियत थी वो अब बाहर माल बेच के यूज हो रही है। भाई यहाँ पे 100 लोग हैं खरीदने के लिए, सिर्फ 100 खरीदेंगे, 100 ही बनाओगे, लेकिन आपको पता है आपके अंदर काबिलियत ज्यादा है, आप 120 बना रहे हो, तो बचाओ 20 बाहर बेच दो, और ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे, और जितना ज्यादा माल बनाओगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ, भाई डोमेस्टिक मार्केट जो है ना वो अगर सैचुरेटेड है, तो फर्म जो है ना वो फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं ज्यादा और अपना लॉन्ग टर्म का मौका बढ़ा सकते हैं, यानी कि मौका है आपके पास ग्रोथ करने का। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन, अगर आपको लग रहा है कि लोकल मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है, तो फर्म फॉरेन मार्केट में घुस जाए ताकि मार्केट पोजीशन बना ले। हालांकि ये थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बहुत अजीब लगेगा ये चीज कि भैया जो डोमेस्टिक में नहीं ग्रो कर पा रहे हो, फॉरेन कुछ कर सकते हैं। इंप्रूव्ड बिजनेस का विजन, भाई फर्म जो है अगर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले ले तो अपनी गुडविल बढ़ा लेगी और अपनी रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू बढ़ा लेगी, है कि नहीं? स्कोप क्या है, मतलब आप क्या कहां देखते हो इंटरनेशनल बिजनेस किस किस टाइप का दिखाई देता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मर्चेंडाइज आपने सुना होगा, है ना, कि कोई भी यूट्यूबर का मैं बेटा, मैंने जो है यहाँ पर लिखा है पपलू यूट्यूबर और ये इसकी मेरी मर्चेंडाइज है, ये खरीद लो। या मर्चेंडाइज, उसके अलावा आप किसी भी टीम की जर्सी को देखते हो, उसको मर्चेंडाइज कह देते हो आप। तो मर्चेंडाइज होती क्या है? ट्रेड होता है, व्यापार करना गुड्स का। लेकिन यहां मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो कुछ नहीं है, जो टेंजिबल, जो देख सकते हो, छू सकते हो, उन गुड्स का व्यापार करना, जैसे कार हो गया, क्लोथ हो गया, मशीन हो गई। इसके अंदर सर्विस नहीं आती। ये इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप है कि नहीं है? क्या करते हो? स्कोप क्या करोगे इंटरनेशनल बिजनेस करके? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। किस चीज का? मर्चेंडाइज का। किसका? कार का, कपड़ों का, मशीन का। इसी अपने देश में बनाओ, बाहर बेचो। सर्विस का भी हो सकता है, सर्विस में इंटेंजिबल गुड्स आ जाएंगे, है ना। ये इनविजिबल ट्रेड है, जो आपको दिखाई नहीं देंगे, महसूस होंगे। आपके देश में टूरिज्म एंड ट्रैवल है, कराओ,
बाहर के लोग आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी तो पार्ट है एक्सपोर्ट का। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कराना, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर आपने कोई भी दी जो दिखाई नहीं देगी महसूस होगी, वो सारी चीज एक देश से दूसरे देश में करना, ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है। लाइसेंसिंग मतलब एक फॉरेन कंपनी है, इंडिया है, इंडिया मान लो अमेरिका की कंपनी है, इंडिया में क्या हुआ, आपको वो माल बनाने के लिए, बेचने के लिए, उनका ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट यूज करने के लिए अलाउ कर दिया। उसके बदले में वो आपसे रॉयल्टी मांगेंगे, जैसे पेप्सी, कोका कोला यहां बन रही होंगी, बिक रही होंगी, लेकिन सारा राइट्स, सारा ट्रेडमार्क, रॉयल्टी उस कंपनी को पे हो रहा है, हालांकि बन यहाँ रहा है, सब चीज यही हो रही है। एक होती है क्रॉस लाइसेंसिंग, जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है टेक्नोलॉजी का, दो कंपनी आपस में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर ले आपस में। फिर एक आता है फ्रेंचाइजिंग, मैकडी बेस्ट एग्जांपल है इसका। मैकडी क्या करता है, बाहर के देश में बसा है, इंडिया में आया, आपको आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वरुण मेरा भाई मैकडी खोलना चाहता है, बोला जी मैं यहाँ पे खोल दूंगा, मुझे बापा नगर में मैकडी नहीं होना, मैकडी होना चाहिए, तो मैकडी खोला, बोल छपरा छपरी बहुत आते हैं, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैकडी वाले इनको कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, और जब ये मैकडी खोलेंगे तो ये फ्रेंचाइजी बन जाएंगे, और जिन्होंने इनको मैकडी, जो मैकडी के ओनर्स है वो फ्रेंचाइजर है, वो इन्हें यहाँ खोल के दे रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे और सारा कंसेप्ट उनका ही फॉलो करेंगे, बर्गर कैसे बनाना है क्या नहीं, पूरा रूल्स एंड प्रोसीजर उनका फॉलो करेंगे, समझ रहे हो। तो ये फ्रेंचाइजिंग हो गई। जितने भी डोमिनोज देख रहे हो आप, क्या कहते हैं, बर्गर किंग देख रहे हो, जितने ही बाहर के हैं, ये सारे हैं फ्रेंचाइजी कहलाते हैं। समझ में आया मेरे भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई अगर इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप तो ये भी है कि फॉरेन, बाहर के देश में पैसा लगाओ। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे किसी की फैक्ट्री में पैसा लगा देना, प्लांट में पैसा लगा देना, मशीन में, पूरा कंट्रोल ले लेना, बिजनेस खरीद लेना एक तरीके से। और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां कुछ शेयर खरीद लिया या कुछ उसको लोन दे दिया, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है उसके बिजनेस पे, आप डिविडेंड या ब्याज के तौर पर उस पर पैसा कमाते हो। मतलब एक हो गया डायरेक्ट पूरा बिजनेस में पैसा लगा देना, और एक हो गया थोड़ा थोड़ा पैसा लगा, जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है उस बिजनेस में। तो आओ मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, एक देश है, दूसरा देश है, एक देश है ए और एक देश है बी। जो बी देश है वो अगर ए को सामान बेचे तो ए सामान खरीद रहा है, तो ए कहेगा मैंने इंपोर्ट करा है। तो जब ट्रेडर एक देश का परचेज करे गुड्स एक दूसरे ट्रेडर से, तो वो इंपोर्ट ट्रेड होता है। A trader cannot import goods in any way he wants। भाई एक ट्रेडर ऐसा नहीं है कि उसको गुड्स खरीदने हैं तो जैसे मर्जी वो खरीद ले, उसको कुछ लीगल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। इंपोर्ट ट्रेड करने का मकसद क्या है भाई, आपकी डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो जाए। भाई आपके देश में वो सामान ना हो, मंगा लो बाहर से, यूज कर लो। कोई शॉर्ट टर्म सप्लाई हो जाती है, मतलब शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, आपके देश में वो चीज ना मिल रही हो तो खरीद लो, या कोई चीज डोमेस्टिक पे अवेलेबल ना हो। दूसरा, कभी कभी आपको सस्ते में मिल रहा होता है बाहर से माल, तो आप खरीद लेते हो, है ना। इंप्रूव क्वालिटी बेहतर करने के लिए कभी कभी आपको बढ़िया क्वालिटी का गुड्स चाहिए हो, तकनीक चाहिए हो, इसलिए आप बाहर से खरीदते हो। कभी कभी होता है कि इंपोर्टेड गुड्स जो आप खरीदते हो उसको कंपटीशन बढ़ा देते हैं, जैसे टॉयज की जो मार्केट है वो पूरा चाइना जो है टेक ओवर कर चुका है, इंडियन मार्केट नहीं कर पाती ग्रो उसके सामने, ठीक है ना। दूसरा, टू मीट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, भाई कभी कभी क्या होता है ना, इंपोर्ट करना मतलब फॉर एग्जांपल आपको फाइनल गुड्स बनाना है, बाहर जाके एक्सपोर्ट करना है, लेकिन आपको उसके लिए कच्चा माल दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे नहीं करोगे, तो ये मकसद होता है। दूसरा, प्राइस को स्टेबल करने के लिए इंपोर्ट गुड्स जो है ना वो इंपोर्ट गुड्स व्हेन डोमेस्टिक प्राइस राइज, मतलब जब डोमेस्टिक में प्राइस बढ़ जाए तब गुड्स को क्या करो, इंपोर्ट कर लो, यानी कि महंगाई आपके देश में बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर मेरे भाई। सबसे पहला जो है इंडियन इंपोर्टर है उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, ट्रेड की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मतलब जो इंपोर्टर है ना, अब ध्यान समझना, जैसे मान लो आप इंडिया में हो ऐसे समझ लो, और बाहर यूएसए है और वो आपको वहां से सामान बेचेगा और आप इंपोर्टर हो, ध्यान रखना, वो एक्सपोर्टर कहलाएगा, है कि नहीं मेरे भाई, इधर ध्यान लगाओ इधर। ट्रेड की इंक्वायरी के ऊपर बात करते हैं, कहता है इंपोर्टर जानकारी लेगा कि कितने गुड्स अवेलेबल है, एक्सपोर्टर का नाम क्या है। चलो एक्सपोर्टर का नाम है मीत खुरद्वाज और इधर है रोहित बुनबुन, ठीक है, तो दो बंदे हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर का नाम, कौन से देश का है, कितना प्राइस है, पेमेंट कैसे करेगा, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, ठीक है ना,
ट्रेड की पूरी, और ये सब जानकारी कहां से मिल सकती है? ट्रेड डायरेक्टरी से मिल सकती है, ट्रेड कमिश्नर से मिल सकती है, जो एक्सपोर्टर कर रहे हैं उनके एजेंट से मिल सकती है, या कोई और इंपोर्टर आपको बता दे कि देखो ऐसा ऐसा सामान खरीदना पड़ता है। इंक्वायरी के बाद जो एक्सपोर्टर है यानी कि मीत खुरद्वाज, ये आपको परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसमें बताएगा प्राइस इतना है, डिजाइन ऐसा है, ग्रेड ऐसा है, वेट, साइज और सारी टर्म एंड कंडीशन बता देगा। अब इसके लिए आपको इंपोर्ट करना है तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा? इंपोर्ट लाइसेंस। कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, ठीक है ना। इंपोर्टर को ना रजिस्टर कराना पड़ेगा डीजीएफटी पे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड पे, और उससे आपको एक आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड लेना पड़ेगा, और ये नंबर कंपलसरी है जो आप इंपोर्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स पे। उसके बाद आपको एक फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा, मतलब जब आप, जायज बात है, एक चीज समझो, आपको पेमेंट करनी है तो आपको किस में भाई, यूएसए में करनी है तो किस में पेमेंट करनी पड़ेगी? डॉलर में। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंपोर्टर को अपने क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसे बैंक पे जाना पड़ेगा जो आरबीआई से ऑथराइज्ड है, और उससे फॉरेन एक्सचेंज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आरबीआई रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन, इसीलिए आरबीआई से रिलेटेड बैंक पे जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस को इंडेंट कहते हैं, मतलब इंपोर्टर जो है ना वो अब क्या करेगा? एक फॉर्मल ऑर्डर बनाएगा एक्सपोर्टर के साथ, ठीक है ना, जिसमें इंडेंट के अंदर, अब देखो, दो परफॉर्मा इनवॉइस बना, उससे पहले जानकारी आई, अब मेन एक तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है, जिसमें प्राइस कितना अब आपने खरीदा है, क्वांटिटी कितनी खरीदी है, साइज, क्वालिटी, पैकेजिंग, शिपिंग कैसे होगी, इंश्योरेंस कराओगे नहीं कराओगे, शिपिंग इंश्योरेंस होता है, पेमेंट कैसे करोगे, शिपमेंट जो होता है आप जहाज से सामान लेते हो उसका पोर्ट कैसे होगा, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, ये सारी जानकारी बताई जाएगी। बाकी इंडेंट दो तरीके के होते हैं, ओपन इंडेंट जिसमें सारी जानकारी हो, मतलब सॉरी बेसिक जानकारी हो, और एक्सपोर्टर डिसाइड करेगा बची हुई जानकारी के बारे में, और क्लोज इंडेंट जिसमें हर तरीके की जानकारी दे रखी हो। फिर इसके बाद आपको लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ेगा, मतलब अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इंपोर्टर है, तो इंपोर्टर को अपने बैंक को बोलना पड़ेगा मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, मतलब ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर का बैंक है और ये इंपोर्टर का बैंक है। इंपोर्टर का बैंक जाएगा और बोलेगा भैया मुझे ना गारंटी लिख के दे दो कि मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं अच्छा बंदा हूं, ये एक्सपोर्टर के बैंक को बता दो ताकि एक्सपोर्टर को मेरे पे विश्वास हो जाए। ये प्रोसेस होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो गारंटी इशू करता है इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक के लिए। फिर भैया आपको पैसा लाना पड़ेगा, इंपोर्टर को पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ना गुड्स आने से पहले, अदरवाइज तो वो सिर्फ पोर्ट पे रह जाएगा। पोर्ट मतलब मान लो जहाज के रास्ते से आ रहा है, ठीक है ना, और अगर पोर्ट पे रहा तो डीमरेज एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है उस पर लंबे समय तक पोर्ट पे रहने के लिए। फिर इसके बाद आपको शिपमेंट एडवाइस मिलेगी, मतलब जब आपका गुड्स लोड हो जाएगा तो एक्सपोर्टर जो है ना वो एक शिपमेंट एडवाइस देगा इंपोर्टर को, और वो बताएगा कि देख तेरा सामान डिस्पैच हो चुका है। डिस्पैच आप सुनते हो ना, शिपमेंट हो गया, शिपमेंट हो गया, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, ठीक है ना। शिपमेंट एडवाइस के अंदर इनवॉइस नंबर आएगा, बिल ऑफ लेडिंग मतलब जो भी शिपमेंट जहाज से जा रहा है तो उसका नंबर, या एयरवे नंबर है अगर जहाज इससे आ रहा है तो, शिप या वेसल का नेम, ठीक है ना। पोर्ट, एक्सपोर्ट कहाँ से हम कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना बेचने वाला, तो वो अपने पोर्ट बताएगा कि मैंने कौन से बंदरगाह यूएसए के वहां से सामान भेजा है, और गुड्स के बारे में जानकारी बताएगा, और सेलिंग किस दिन वो सामान भेजा है उस दिन। फिर होगा इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका रिटायरमेंट, मतलब जब शिपमेंट हो जाएगी तो एक्सपोर्टर जो है ना वो डॉक्यूमेंट भेजेगा अपने बैंक को, और बैंक उस कागज को फॉरवर्ड कर देगा इंपोर्टर के बैंक को, और इंपोर्टर जो है ना उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे जब वो पेमेंट कर देगा या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। वो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या जानकारी थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कोई बना हुआ है तो, या कोई कमर्शियल इनवॉइस मतलब बिल नंबर एक तरीके से, और जिस जहाज से वो आ रहा है उसका बिल नंबर या कोड, पैकिंग की लिस्ट होगी, या कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो उसकी पॉलिसी के बारे में, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। बाकी जो बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं वो क्या होता है, पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है, इतना समझ लो, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर ने सामान खरीदा है तो सेलर बोलता है भैया तू मुझे पैसा दे देगा, मुझे तेरे पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, एक काम करता हूं मैं बिल ड्रॉ कर देता हूं कि कल को तू मुझे पैसा देने वाला है। सेलर के नजर से वो बिल रिसीवेबल हो जाता था और बायर के नजर से वो बिल पेबल हो जाता था, इसी तो हम अकाउंट से पढ़ते हैं। तो ये वही बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना। मतलब डेटर क्रेडिटर कहते हैं, बट डेटर और क्रेडिटर को नाम क्या दे देते हैं अब, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, इस तरीके से। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट मतलब एक साइड ड्राफ्ट होता है जहां पर डॉक्यूमेंट जब दिया जाता है जब आप पेमेंट कर देते हो, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मतलब यूजेंस ड्राफ्ट, यानी कि ऐसा कागज है जो दिया जाता है जब इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेता है इस बिल को कि हाँ मैं इस पेमेंट पे इस टाइम पर पेमेंट कर दूंगा, और पेमेंट फिर बाद में जाके ड्यू डेट पे दे दी जाती है। ज्यादातर हम ये वाले बिल की बात करते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, उसने सामान पैक कर दिया, जानकारी दे दी, अब गुड्स का अराइवल होना होता है।
शिप या एयरलाइन इन्फॉर्म करती है पोर्ट की अथॉरिटी कौन संभालेगा। एक इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बनाया जाता है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक ऐसा कागज है जिसके अंदर अनलोडिंग कार्गो की होती है और उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर कस्टम क्लियरेंस मिलना बहुत जरूरी है भाई। आपका जब सामान पहुंचता है ना यहाँ पे, तो कस्टम ड्यूटी वाले चेक करते हैं कि आपका सामान क्या है क्या नहीं। अभी इमरान हाशमी की एक वेब सीरीज आई थी मेरे ख्याल से, कस्टम पे ही है वो, नेटफ्लिक्स पे, अगर आपने देखी हो तो कस्टम पे ही बेस्ड है। तो कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं, वो देख लेना लगता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी पे ही चार्ज होती है वो, ठीक है ना। मतलब बाहर से आप जब सामान लेते हो ना, तो आपको जितना ज्यादा अगर आप सामान ले रहे हो तो एक लिमिट होती है ना भाई, कैसे दे सकते हो, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है अपने देश में आके, ठीक है ना। इस पे भी बहुत कमाई करते हैं लोग। तो कस्टम क्लियरेंस मिलना, फिर आपका गुड्स रहते हैं। फाइनल स्टेज है जहां पर इंपोर्टर जो है ना, उसको कुछ फॉर्मेलिटी और पूरी करनी है। क्या फॉर्मेलिटी? डिलीवरी ऑर्डर, मतलब शिपमेंट कंपनी जो है ना, वो आपको बिल ऑफ लेडिंग एंडोर्स दे देती है या इश्यू करेगी, एक अलग से स्पेशल डिलीवरी ऑर्डर दे देगी जो इंपोर्टर को अलाउ करेगा डिलीवरी लेने के लिए। मतलब एक तरीके से आपको डिलीवरी ऑर्डर लेना पड़ेगा जहां पर आप सामान ले सकते हो, दिखाना पड़ेगा ना। वो शिपिंग कंपनी जो है वो आपको एक बिल ऑफ लेडिंग देगी या अलग से एक डिलीवरी ऑर्डर देगी जिससे आप उस सामान को ले जा सकते हो। तो उसके बाद पोर्ट का ट्रस्ट ड्यू रिसिप्ट, मतलब इंपोर्टर जो है ना, वो उसको वहां पे डॉक चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कुछ डॉक चालान पे करना पड़ेगा। डॉक चालान जो ऐसा कागज है जो दिखाता है कितना पैसा डॉक का ड्यू है। जब पेमेंट कर दोगे तो आपको थोड़ा ड्यू रिसिप्ट मिल जाता है, यानी कि अब आप सामान यहां से ले जा सकते हो, लेकिन फिर आपको कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप सामान ज्यादा लेके जा रहे हो तो आप बिल दिखाओ क्या क्या सामान ले रहे हो। अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, तो वो पे करो, ठीक है ना। बिल ऑफ एंट्री मतलब डॉक्यूमेंट जो भी आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो। जब आप कस्टम ड्यूटी दे दोगे तब जाके आपको रिलीज ऑर्डर मिलेगा। मतलब आपको दो चीज, जो डॉक चालान भरना है एक तो, ठीक है ना, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी पे करनी है। देन यू विल गेट योर ऑर्डर रिलीज्ड। आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी जो भी करोगे आपको गुड्स मिल जाएगा और अब आप इंपोर्टर जो भी हो आपके यहाँ तक सामान पहुंच जाएगा मेरे भाई। इसमें कौन कौन से कागज ज्यादा यूज होता है? सबसे पहला ट्रेड इंक्वायरी यूज हुआ था, फिर परफॉर्मा, फिर इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक से एश्योरेंस मिलना, शिपमेंट का एडवाइस, जब सामान पोर्ट कर देता है वो, फिर वो एडवाइस मतलब एक बिल भेजता है कि देख भाई मैंने कर दिया। फिर बिल ऑफ लेडिंग जिसमें पोर्ट की जिसमें सारी जानकारी होती है। एयरवे बिल अगर है तो, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है ना, और या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीजें ये कागज है। इसके बाद साइड ड्राफ्ट, यूजेंस ड्राफ्ट, ये सारे नाम याद रखना मेरे भाई, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ट्रेड को शुरू करते हैं। जब भी एक ट्रेडर एक देश का दूसरे देश में सामान बेचता है या सर्विस बेचता है तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। इसमें जो सेलर है, बेचने वाला, वो एक्सपोर्टर कहलाता है और खरीदने वाला बायर कहलाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड में भी भाई कुछ प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे इंपोर्ट में चाहिए रहते थे। सबसे पहले कोई एक्सपोर्ट ट्रेड क्यों करना चाहेगा भाई? अगर वो फॉरेन एक्सचेंज कमाना चाहता है तो वो चाहता है दूसरे देशों का पैसा मेरे पास आए। दूसरा, इनकम, नेशनल इनकम लेवल अगर बढ़ाना हो, अगर अपने खुद के देश की इनकम बढ़ानी हो, ज्यादा एक्सपोर्ट करो, ज्यादा आपके देश की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब सामान बाहर बेचने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ज्यादा बाहर बेचोगे ज्यादा पैसा कमाओगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मैं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड ना करूं, मैं बाहर जाके भी सामान बेचूं, दोनों मार्केट में बढ़िया ग्रो करना चाहूं, तो आप करो। या कंपटीशन के एडवांटेज लेना चाहते हो, आप नई नई मार्केट में घुसना चाहते हो, आप बढ़िया टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो, तो आप एक्सपोर्ट करोगे। प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले क्या, अब देखो जो प्रोसीजर वैसा था ना वही थोड़ा सिमिलर आपको याद आएगा। एक्सपोर्टर कुछ ये स्टेप्स फॉलो करता है। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, याद है उसको ट्रेड इंक्वायरी मिलती थी, फॉरेन जो बायर्स था वो उसको जानकारी देता था, लेकिन फिर आप उसे परफॉर्मा इनवॉइस भेजते थे। वो आपको पूछता था क्या क्या सामान आपके पास है, क्या क्या नहीं है, फिर आप उसे भेजते थे, देख भाई मेरे पास इतना प्राइस है, इतनी क्वालिटी बेचता हूं, इतना ग्रेड, इतना साइज, इतना वेट, ये सारी चीजें। फिर आप उसको इंडेंट बना के बेचते थे। जब आप उससे सामान बेचते थे, जब एग्रीमेंट हो जाता था तो आप इंडेंट बेचते थे, है ना। डिस्क्रिप्शन बताते थे, गुड्स का प्राइस बताते थे, डिलीवरी टर्म्स बताते थे, मार्केट डिटेल, इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें। फिर आप, याद है, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस पता लगाओगे। याद है वो लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार करता था, है ना। तो आप क्या करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट मांग लेते थे उससे। लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट याद है हमने पढ़ा भी, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है भाई? मुझे तो ये भरोसा नहीं है, अपने बैंक को बोल दे, सामान भेज देगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर जो है ना वो बायर की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, मतलब भाई चेक करेगा कितना क्रेडिट वर्थिनेस वो बंदा है, क्या वो अलाउ कर रहा है मुझे पैसा देना, ठीक है ना। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा,
ठीक है ना। तो बैंकर जो है ना वो गारंटी करेगा कि पेमेंट जो है ना वो एक्सपोर्टर को, कि भाई ये बंदा सही है, इसको पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस अगर रिक्वायर्ड, मतलब कभी कभी ऐसा होता है आपको बाहर सामान बेचना है, तो हो सकता है अगर जरूरी हो आपके देश में तो आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस देना है। एक्सपोर्टर चेक करेगा कि क्या गुड्स जो है उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, अगर है तो फिर वो अप्लाई कर देगा अथॉरिटी के। जैसे एक्सपोर्ट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय कस्टम लॉ, तो वो उनसे आपको फिर क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस, ठीक है ना। तो प्री रिक्विजिट फॉर गेटिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, क्या क्या जरूरत चीजें आती हैं अगर आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए। बैंक अकाउंट खुलवाओ जो आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक हो। फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, जो सेम वो कौन देता था, डीजीएफटी। अब देखो कितनी हद तक चीजें सेम ही तो जा रही हैं। तो फिर उसके बाद जरूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। फिर अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल आईईसी नंबर भी ले लिया, अब आप जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ईपीसी, उसके साथ रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है ना। एक्सपोर्टर को आरसीएमसी लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिससे आप गवर्नमेंट के सुविधाएं बेनिफिट्स उठा सकते हो। एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोट काउंसिल ईईपीसी और एक अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन संस्था से आप अपने बेनिफिट्स उठवा सकते हो। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आपका रिस्क, अगर कल को आपको पेमेंट नहीं मिला, किसी ने पेमेंट नहीं करा, ढोंग कर दिया, तो उसमें आपको प्रोटेक्ट करेगा ताकि पॉलिटिकल और कमर्शियल रिस्क आपके बच सकें। फिर इसके बाद आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना पड़ेगा। जब आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाएगा, एलसी हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा फाइनेंस के लिए। क्यों, आप बोलोगे कच्चा माल खरीदना है, प्रोसेसिंग करनी है, पैकिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए मुझे थोड़ा पैसा ला के दो ना, जब बंदा पेमेंट कर देगा तब मैं आपको वापस दे दूंगा, ठीक है ना। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए, मतलब शिपमेंट से पहले के लिए आपको पैसा चाहिए, प्री, है ना। तो उसके लिए आपको क्या, वो शिपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। फिर आपको मान लो आपके पास पैसा ले लिया या आपके पास ऑलरेडी है, तो आप प्रोडक्शन करोगे उस गुड्स को बना के दोगे बंदे को, ठीक है ना, जो भी उस बंदे ने आपको इंडेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था, ठीक है ना। फिर आप प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करोगे, मतलब शिपमेंट से पहले इंस्पेक्शन करोगे आप। एक अच्छा क्या कहते हैं, सर्टेन गुड्स जो है ना वो कंपलसरी इंस्पेक्शन कराने पड़ते हैं आपको। जैसे अगर आप इंडिया के बाहर सामान बेच रहे हो तो एक कंडक्ट होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट 1963 में, जो जहां पर एक्सपोर्ट एजेंसी होती है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि हाँ तेरा सामान हमने चेक कर लिया और सामान सारा सही है। कैटेगरीज क्या, कुछ ऐसी कैटेगरीज जो एग्जेम्प्टेड होती हैं और कुछ में कुछ इंस्पेक्शन जरूरी है। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिनमें नहीं चेक करते, लेकिन कुछ सामान ऐसे हैं जिसमें आपको जो है सरकार चेक करेगी। फिर आप अगर चेक हो गया आपका सामान तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मिल जाएगा, मतलब आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड सब जो भी सरकार के अकॉर्डिंग तहत में काम कर रहे हो सही है। फिर आपको एक्साइज क्लियरेंस मिलेगा, मतलब एक्सपोर्टर जो है ना उसको एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती है, ठीक है ना, जो भी उसने इनपुट यानी कि कच्चा माल इस्तेमाल करा है और अपने देश से बाहर बेचना चाह रहा है। तो बाहर से जब सामान लेते हो तो क्या पे करते हो, कस्टम ड्यूटी, लेकिन यहाँ क्या पे कर रहे हो, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज कमिश्नर को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और हाँ, आगे जाके ये गवर्नमेंट जो है ना एक्साइज ड्यूटी आपको वापस कर देती है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो फ्री है ना हमारे यहाँ देश में, एक्सपोर्ट पे पैसा नहीं लगता। तो आगे जाके सरकार जो है वो उसको आपको हो सकता है वापस कर दे, समझ रहे हो, उसे ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा। अब एक्सपोर्टर है उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा, जो प्रूव करेगा कि गुड्स जो है ना वो आपके ही देश में बने हैं, उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना, आपको टैरिफ कंसेशन मिल सकता है, क्योंकि आप जब दूसरे देश में सामान बेचते हो तो वो डिपेंड करता है कि वो किस देश से आ रहा है। जिस भी देश से आएगा उस देश से उतना वहां पर टैक्स जाता है। जैसे इंडिया से यूएसए जा रहा है तो 18%, अब सुनने में 18 से भी शायद वो 9% हो जाएगा, 9 या 10% हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी, सॉरी एक्साइज ड्यूटी कह रहा हूँ, टैरिफ। तो ये देश पे ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ टाइम पहले इंडिया का 50% था मान लो, तो अब चाइना से सामान जा रहा है तो 9% है, लेकिन इंडिया से जा रहा है तो 50% है। तो समझ पा रहे हो, तो ये इसीलिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा, जहां की भैया हमारे यहाँ से सामान बना है, हमारे यहाँ पे इसको सामान को बनाया गया। फिर आप जो भी आपका शिपिंग करानी है, अब आपको जहाज के थ्रू बेच रहे हो या एयरपोर्ट एरोप्लेन के थ्रू, तो उसकी रिजर्वेशन करानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। आपको गुड्स का क्वालिटी बताना पड़ेगा, किस डेट पे आप कराना चाहते हो और किस पोर्ट से आप कराना चाहते हो, सामान को भिजवाना चाहते हो। शिपिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। शिपिंग ऑर्डर मतलब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा शिप कैप्टन को कि वो आपका गुड्स ले ले, जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। फिर आपको मान लो कस्टम क्लियरेंस ये सारी चीजें हो गई, आप पैकिंग और फॉरवर्डिंग करोगे। एक्सपोर्टर क्या करेगा, अब एक्सपोर्टर अरेंज करेगा, प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर मार्किंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा पोर्ट को, और उसमें डिटेल डाल देगा, इंपोर्टर का डिटेल, कितना वजन है, कितना कौन से शिपमेंट, मतलब कहां पर इस सामान को पहुंचाना है,
कौन सा कंट्री है, जहां से आया है, कहाँ जाएगा। रेलवेज इश्यूज, रेलवे रिसिप्ट एज अ टाइटल ऑफ गुड्स, अगर रेलवे से होके गया तो उसका थोड़ा जानकारी। फिर इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो आपको कराना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो भाई, कल को वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, बहुत सारे रिस्क होते हैं ना, तो गुड्स को इंश्योर्ड करा जाता है सी रिस्क के द्वारा। तो मरीन इंश्योरेंस आप ले सकते हो, जो आप कोई भी समुद्र के रास्ते सामान जाते हुए नुकसान हो जाए उससे बचने के लिए। फिर आपको कस्टम क्लियरेंस होगा, जब वो सामान वहां पहुंच जाएगा तो वो एक्सपोर्टर जो है ना वो एक शिपिंग बिल बना देता था, अगर आपको याद होगा। शिपिंग बिल में आप गुड्स की डिटेल, कितना क्या कहते हैं, क्या क्या सामान है, डिस्चार्ज जो है किस पोर्ट पे होगा, कौन से देश में जा रहा है, एक्सपोर्टर की डिटेल सारी। शिपिंग बिल जिसमें सारी कस्टम परमिट लिखी हुई होती है एक्सपोर्ट की, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे कस्टम को कि भैया देखो शिपिंग बिल का 5 कॉपी देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर बताना पड़ेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमेंसमेंट इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन अगर जरूरी है तो, मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी। जब अप्रूवल हो जाएगा तो कस्टम जो है ना वो एक कार्टिंग ऑर्डर बना देंगे और कार्गो जो है ना वो पोर्ट एरिया में चला जाएगा और सीएफ एजेंट जो है ना वो सारी फॉर्मेलिटी को पूरा कर देंगे। कार्टिंग ऑर्डर मतलब परमिशन देना कि हाँ ये गुड्स जो है वो पोर्ट में जा सकता है। मेरे ऐसे क्वेश्चन है, मेट का ही तो क्वेश्चन था। हाँ आओ देखो, अब एक्सपोर्ट है भाई, यानी कि सामान अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कस्टम क्लियरेंस मिलेगा। कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद जब आप लोडिंग करते थे गुड्स की जहाज पे, तो एक्सपोर्टर ने एक शिपिंग बिल भेज देता था। किसको? शिपिंग बिल भेज देता था अपने बैंक को, उसका बैंक इंपोर्टर के बैंक को भेजता था, और फिर जब कल को सामान की पेमेंट हो जाएगी मिल जाएगा। शिपिंग बिल में सारे गुड्स की जानकारी होती है, ठीक है ना, कि डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे कस्टम परमिट करता है एक्सपोर्ट को, क्योंकि कल को कस्टम ड्यूटी लगनी है ना। डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा कराने के, देखो शिपिंग बिल होना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि भाई कितने का माल जा रहा है, ताकि कल को अगर आप सामान अपने देश में लो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो जितने का माल होगा उतने हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे कस्टम मिलेगा आपको, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कस्टम को, हम लोग 5 कॉपी दे देंगे, एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे देंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे, कमर्शियल इनवॉइस दे देंगे, जितना भी अब तक हमने कागज़ सारे तैयार करे थे सब चीज़, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन देंगे, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो भी हमने अगर बनवाई है तो सामान भेजने के लिए। अगर हमें अप्रूवल मिल गया तो कस्टम जो है ना वो हमें कार्टिंग ऑर्डर इशू कर देगा, और अब हमारा जो सामान जो हमें भेजना है वो चला जाएगा पोर्ट एरिया में। पोर्ट एरिया मतलब जहाँ पर जहाज आएगा और सामान उसको लेके जाएगा, और CNF एजेंट जो होते हैं ना ये सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है? कार्टिंग ऑर्डर परमिशन देना कि गुड्स आपका जा सकता है। अब आपका गुड एक तरीके से पोर्ट पे चला गया, तो अब आप मेट रिसिप्ट लोगे, मतलब जब आपका जहाज पे सामान चढ़ जाएगा तो कैप्टन ना आपको एक मेट रिसिप्ट देगा, ठीक है ना। और मेट रिसिप्ट में आपका कितना क्या क्या वेसल, जो भी आपका सामान है उसका वेसल, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं बर्थ का लोकेशन, डेट ऑफ शिपमेंट कब कब आएगा, मतलब कौन सा जहाज है उसकी लोकेशन क्या क्या है, क्या नहीं है, कहाँ पे रखा है कहाँ नहीं रखा, और शिपमेंट की डेट क्या है। मेट रिसिप्ट मतलब प्रूफ है कि गुड्स जो है ना वो आपका इस जहाज में लोड हो रहा है उसके बारे में। फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। जब आपको मेट रिसिप्ट मिल जाएगी तो CNF एजेंट जो है ना वो आपको वो जो क्या कहते हैं मेट रिसिप्ट जो है ना वो CFN एजेंट गिव इट टू द शिपिंग कंपनी। मतलब ये जो मेट रिसिप्ट जब आपको मिल जाएगी तो CNF एजेंट जो है ना वो शिपिंग कंपनी को ये मेट रिसिप्ट दे देंगे, और शिपिंग कंपनी कैलकुलेट करेगी कितना किराया लगने वाला है, और जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे तो आपको कंपनी जो है ना वो बिल ऑफ लेडिंग दे देगी। मतलब जिस कंपनी से आपका सामान लोड हो रहा है उसकी एक मेट रिसिप्ट बन के तैयार होगी, और वो मेट रिसिप्ट आपका जो CNF एजेंट है वो कंपनी को देगा, और कंपनी फिर आपको बताएगी कि इतना इतना पैसा देना है, और आज जब पेमेंट कर दोगे तो लास्ट में आपको वो बिल ऑफ लेडिंग दे देगा। बिल ऑफ लेडिंग ये कि आपका गुड हमने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपने हमें क्या कर दिया, पेमेंट कर दी है, और ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहलाता है। अगर ये एयर से भेजा जा रहा है तो ये बिल ऑफ लेडिंग ना कहला के एयरवे बिल कहलाएगा। फिर आप इनवॉइस बनाओगे, ये लास्ट फाइनल बिल होता है। एक्सपोर्टर अब एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाएगा, वो दिखाएगा कितनी क्वांटिटी जा रही है, कितना अमाउंट पेबल है इस पर, और क्या टर्म्स ऑफ डिलीवरी रखी गई है, और इस बिल को कस्टम के साथ अटैच कर देगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब कमर्शियल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पूरी जानकारी है गुड्स और उसकी प्राइस की। फिर इसके बाद सिक्योरिंग पेमेंट, एक्सपोर्टर इन्फॉर्म करेगा इंपोर्टर को कि भैया देख मैंने तेरी शिपमेंट कर दी है, जहाज से सामान आ जाएगा, डॉक्यूमेंट मैं तेरे को बैंक के थ्रू भेजूंगा,
और डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवर हो जाएंगे इंपोर्टर को। जब अगेंस्ट पेमेंट होगा तो साइड ड्राफ्ट होगा, या एक्सेप्टेंस होगी तो यूज एंड ड्राफ्ट होगा। ये हमने इंपोर्ट में पढ़ा हुआ है ये दोनों, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इंपोर्ट में देख लो, देखो ध्यान से समझना, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो इंपोर्ट में मैंने यूजेंस आपको बताया था, देखो ये रे साइड ड्राफ्ट और यूजेंस ड्राफ्ट। मतलब ये डॉक्यूमेंट जब दिया जाता है जब आप पेमेंट कर देते हो, और ये जब आप पेमेंट करने को एक्सेप्ट करते हो किसी भी डेट पे, तो ये यूजेंस ड्राफ्ट होता है। नाम याद रखना, इससे MCQ आ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा, ये देखो फिर से बता दिया कि साइड ड्राफ्ट क्या होता है। डॉक्यूमेंट जो हैंड ओवर करते हैं, जैसे ही पेमेंट मिल जाती है तो वो साइड ड्राफ्ट दे देंगे। या फिर यूज एंड ड्राफ्ट, मतलब हैंड ओवर कर रहे हैं कि आप हमारा बिल एक्सेप्ट कर रहे हो, पेमेंट आप एक स्पेसिफाइड डेट पे दोगे। फिर इसके बाद एक्सपोर्टर को पेमेंट होगी। एक्सपोर्टर जो है उसको हो सकता है तो इमीडिएट पेमेंट मिल जाए बैंक से, तो वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन कर देगा। मतलब एक्सपोर्टर प्रॉमिस करेगा बैंक को कि अगर इंपोर्टर पे नहीं करता फाइनल पेमेंट, तो एक्सपोर्टर जो है ना वो बैंक ऑफ सर्टिफिकेट ले लेगा। मतलब अभी एक सेकेंड है भाई, बस आगे का क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार। पेमेंट ऑफ एक्सपोर्टर, पेमेंट टू एक्सपोर्टर, जो आपका एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट मिलेगी। हो सकता है बैंक उसको बोले कि भाई ये बंदा तो इस तारीख को पैसा देगा, तुझे अभी चाहिए, हाँ दे दो, लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन कर ले और हाथों हाथ हमारे से क्या ले ले, पैसा ले ले। अगर कल को पैसा नहीं दिया इंपोर्टर ने, तो हम तेरे को बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट दे देंगे। मतलब प्रूफ दे देंगे कि एक्सपोर्ट, मतलब अगर कल को पेमेंट आ गई फॉर एग्जांपल, तो हाँ ये दे देंगे। मतलब हम एक तरीके से अभी तू साइन कर दे, कल को इंपोर्टर हमें पैसा दे देगा तो हम इंपोर्टर को बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट दे देंगे कि हाँ जी बंदे ने हमसे पहले ही पैसा ले रखा था, तूने हमें पेमेंट दे दे, काम खत्म। समझ रहे हो, ये चीज़ चलेगी। कौन कौन से कागज़ इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, तो डॉक्यूमेंट जो गुड्स से रिलेटेड है वही एक्सपोर्ट का इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन होता है ना, यहाँ पे कौन सा सामान भेज रहे हो कौन सा नहीं भेज रहे हो, अगर वो ज़रूरी है तो, क्योंकि वो कुछ गुड्स पे ज़रूरी था कुछ पे नहीं था। शिपमेंट के टाइम पे मेट रिसिप्ट चाहिए, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, इंश्योरेंस, कार्ड टिकट चाहिए। डॉक्यूमेंट पेमेंट से रिलेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। ये कागज याद रखना कब कौन से कागज की जरूरत पड़ती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, ये वाला कौन गुड्स से रिलेटेड कौन कौन से कागज, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन कौन से, और सॉरी क्या कहते हैं, शिपमेंट से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड कौन कौन से कागज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड दूसरे दो देशों के बीच में या बहुत सारे देशों के बीच में। बहुत सारे देश हैं या दो देश हैं, इनके बीच में अच्छा व्यापार चले, अच्छे रिलेशनशिप रहें, ये व्यापार करें, ये इंश्योर करता है WTO। एक संस्था है जो इनको रेगुलेट करेगी, मतलब इनको कंट्रोल करेगी, गाइड करेगी, प्रमोट करेगी कि भैया व्यापार करो। इसका मकसद क्या होता है, मतलब एक संस्था है, ये एक संस्था है जिसका काम है दो देशों के बीच में व्यापार बढ़िया से चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस के सही साथ चले। मैं आपको सच बात बताऊं, US जैसे कंट्री इनको काइंड ऑफ रेगुलेट करती हैं, जो चाहती हैं कि डेवलप्ड देश तो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, बढ़िया चल रहा है उनमें, उनको ज़रूरत नहीं है इतना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, कि जो डेवलपिंग कंट्री वहाँ USA की मार्केट घुसे। क्यों, वहाँ पर कैप्चर कर लेगी ना मार्केट, वहाँ की तो मार्केट इंडियन मार्केट हो गई डेवलपिंग कंट्री, कोई बाहर की मार्केट हो जाए, मैकडी, बर्गर किंग, इसके अलावा कोई इंडियन ब्रांड बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है क्या, आपको नहीं पता होगा ऐसा नहीं है। ऐसा है, बर्गर सिंह करके कुछ है मेरे ख्याल से, मेट्रो पे जाती है, येलो कलर की पट्टियाँ पड़ी हुई होती है ना। हाँ बता सही बोल रहा है, जम्बो, हाँ जम्बो वम्बो करके होगा या कुछ होगा, एक है येलो कलर का, यही है, सही कह रहा है। ये बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे है, तो ये क्या, अब क्या पता वो भी बाहर का ही हो, लेकिन अपने इंडिया में तो गुप्ता बर्गर है बस। हाँ खाया गुप्ता बर्गर है अपने इंडिया में तो फेमस, तला हुआ बर्गर, उसके अंदर इतनी सी गोल सी पैटी है ना, और प्याज और हरे कलर की चटनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पनीर वाला खा रहे हो तो एक पनीर की टिक्की डाल देगा, चीज़ वाला डाल रहे हो तो एक चीज़ डाल देगा, है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन कंटेंट है वो पत्ता गोभी, उसके बिना तो मज़ा नहीं है देखो। और फिर टॉप्स की चटनी जो उनकी बोतल में होती है, ले बेटा अंकल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो दोबारा लेने जाते हैं, अंकल चटनी थोड़ी कम पड़ गई और दे दो। हमारा दोस्त था एक, कहीं भी बाहर खाने जाते थे वो दोबारा जरूर, चाहे चटनी हो चाहे कुछ भी, दोबारा जरूर लेने जाता था
चाहे कुछ भी, दोबारा कोई भी चीज़ हो दोबारा जरूर लेने जाता है। WTO समझ में, एक संस्था है जो दो देशों के बीच में बिजनेस को रेगुलेट भी कर रही है, कंट्रोल भी करेगी, प्रमोट भी करेगी। ऐसा कोई देश जो करना ना चाहता उसको बोला भाई कर कर, अच्छा चीज़ होती है कर, इस तरीके से। इसका मकसद क्या है? ट्रेड बढ़िया से चले, फ्री और फेयर ट्रेड हो, कोई ट्रेड की बैरियर्स हो उसको कम करें, और कंट्री फॉलो करे कॉमन ट्रेड रूल्स। WTO मेनली फोकस करती है मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल होता है दो देश के बीच, मल्टीलैटरल बहुत सारे देशों के बीच में चले, मतलब ट्रेड चले एक सेम टाइम पे बहुत सारे देशों के बीच में। WTO बना कैसे? ध्यान रखना, WTO एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, GATT, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जो जनरल एग्रीमेंट रखती थी टैरिफ एंड ट्रेड पे। इसको 1947 में स्टैब्लिश करा था। मेन फोकस, ये GATT की बात कर रहा हूँ मैं, WTO की बात नहीं कर रहा। ये फोकस करती थी टैरिफ कम करने पे। मतलब कोई भी देश क्या करता था ना, अपने देश में सामान लेता है, कहता हम टैरिफ लगाएंगे, आपसे हम इतना टैरिफ लेंगे, USA जैसे करता है। तो ये क्या करते थे, प्रमोट मत कर, टैरिफ कम कर, तभी तो तेरे देश में डेवलपमेंट आएगी, कर कर ऐसे कर, ये सारे काम करते हैं। लेकिन ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसके पास पावर कम थी। तो एक जगह थी उरुग्वे करके, ये नाम है, पता नहीं क्या जगह का, यहाँ पर 1986-94 में GATT की नेगोशिएशंस चली। मेंबर्स जो थे कंट्रीज़ के, उन्होंने डिसाइड करा कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और एज अ रिजल्ट इन्होंने WTO बना दिया 1 जनवरी 1995। इसने रिप्लेस करा GATT को। फॉर्मेशन में 124 मेंबर थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे 164 देश हैं, और इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर। जब बनाई गई तो इंडिया एक फाउंडर मेंबर था, बनाने के लिए काम इंपॉर्टेंट बंदा था। WTO का परमानेंट लीगल स्टेटस है, और कोई भी डिस्प्यूट सेटलिंग सिस्टम होता है ये ज़्यादा बढ़िया हैंडल करता है एज़ कम्पेयर टू। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, ट्रेड बैरियर कम करने की कोशिश करता है। कोई भी ट्रेड, जैसे मान लो कोई भी देश अपना टैरिफ लगा दे, कस्टम ड्यूटी, कोटा लगा दे। अब आप बोलो भैया कोटा क्या है? एक लिमिट होती है, इतना क्वांटिटी भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी होता है इंपोर्ट कोटा, या इंपोर्ट पे लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिससे देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सामान नहीं आए दूसरे देश का। तो ये उन्हें कहता है कि कम करो भाई, ये बाधाएं जो आपने कर रखी कम करो, ताकि व्यापार अच्छा हो। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है भाई, प्रोडक्शन बढ़ती है, देशों की इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अगर क्या कहते हैं, दो देशों में व्यापार हो तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है लोगों का। इससे बेटा ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ज़्यादा लेबरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़िया होगी लोगों के। फिर जायज़ बात है, जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों की कमाई बढ़ेगी और डिमांड फर्क पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा परचेजिंग पावर। जब जेब में पैसा होगा तभी तो खर्च करोगे ना। और वर्ल्ड के संसाधन का बढ़िया इस्तेमाल होता है। अब आपका देश है, आपके पास संसाधन है, आप इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कोई और देश आके आपके ही संसाधन का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। हर देश जो है उसके पास एक कंपैरेटिव कहीं ना कहीं किसी के साथ तो एडवांटेज होती है, कोई ना कोई किसी चीज़ में दूसरे से बेहतर होता है। तो इससे ग्लोबल संसाधन का बढ़िया इस्तेमाल होता है, वेस्टेज कम होती है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। WTO कहता है कि डेवलपमेंट करो, लेकिन कौन सी डेवलपमेंट? सस्टेनेबल। अगर आप WTO को हीरो की नज़र से देख रहे हो तो मत देखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ के सपोर्ट में रहते हैं और डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट रहते हैं। उनको ज़बरदस्ती घुसवाते हैं उनके बिजनेस। बाकी WTO कहता है कि एनवायरनमेंट को बचाओ, ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रखो, सपोर्ट करो डेवलप। एक बात बताओ ना, इंडिया कौन सी कंट्री है डेवलपिंग? सही, भर भर के फैक्ट्रियाँ हैं, भर भर के प्रोडक्शन होती है, भर भर के गंद पानी के अंदर गंद डाला जाता है। इंडिया काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अरे बाहर के देशों में नहीं है फैक्ट्रियाँ, क्यों? वो क्यों खोले अपने देश में? उनके नाले बन जाए, उनके वहाँ पोल्यूशन हो, हमारे इंडिया में पोल्यूशन है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है? मरे कोई देश मरता रहे तो हमारे यहाँ बढ़िया रहना चाहिए, हेल्दी एयर, हेल्दी एनवायरनमेंट। और उसके चक्कर में इंडिया बाहर में जाए, हमें क्या लेने देना। अब समझ पा रहे हो दुनिया वर्ल्ड कंट्रीज़ के क्या मॉडल्स हैं, क्योंकि यहाँ दिहाड़ी भी सस्ती है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फीचर क्या है भाई? ये इंटरनेशनल संस्था है, हर देश इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसने GATT को रिप्लेस करा है, इसने फ्री ट्रेड को प्रमोट करा है कि कोई भी देश अपने ऊपर टैक्स टैरिफ ना लगाए। लीगल स्टेटस एंड बाइंडिंग रूल्स, WTO देखो लीगली क्या करता है, एक दूसरे देशों को जोड़ता है। अगर कोई कंट्री इसके रूल को वायलेट करेगी तो इसके खिलाफ एक्शन लेगा। बाकी दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो रखी हो तो वो सुलटाएगा।
वाइड एरिया को कवर करता है, सिर्फ व्यापार, सर्विस, इसके साथ साथ कोई पेटेंट, कॉपीराइट्स हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इन्वेस्टमेंट हो, हर जगह WTO का रोल कहीं ना कहीं है। बाकी हर देश का बराबर वोटिंग पावर है, 1 कंट्री 1 वोट, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। और बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जब मतलब WTO जो है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मतलब उसके पास एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल काउंसिल है, बहुत सारी कमेटी है, सेक्रेटरीट है। तो इसका मतलब मेरे भाई WTO कोई एक नॉर्मल सी संस्था नहीं है, कोई एक आध इंसान चला रहा हो, बाकायदा पूरा सिस्टम है। काम क्या करता है WTO, फंक्शन क्या है मेरे भाई? फंक्शन है फ्री ट्रेड प्रमोट करना, डिस्प्यूट सेटल करना दो देशों के बीच में अगर हो रहे हो तो, ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करना, देखते रहना कि हर देश का अपना सही चल रहा है, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड एग्रीमेंट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लेटफॉर्म देना नेगोशिएशन करने के लिए, दो देश आपस में बात करने के लिए जगह बिठाएगा कौन इन्हें? WTO कि बैठो जी बात सुलटा लो आपस में। कोऑपरेट करना बाकी संस्थाओं के साथ, IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, है ना, इन सब के साथ कोऑपरेट करना, ठीक है ना। ये बैंक जो बाकी देशों को चंदा देते हैं, खास करके बिखारिस्तान को। और प्रोटेक्ट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब इंश्योर करना कि भाई किसी का पेटेंट है तो बचा रहे, ट्रेडमार्क है तो उस पर लगे, कॉपीराइट है तो लगा रहे। खत्म WTO में, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आपकी क्लास 11th की बिजनेस स्टडी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये पूरी यूनिट थी जिसको मैंने पूरी यूनिट को आपको ख़त्म करा दिया है, ठीक है। बस इसके बाद पेपर स्टार्ट करेंगे, आओ मेरे भाइयों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद है कि अब हम क्या कराएंगे, एक्सपोर्ट करते हुए इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। मतलब भाई इंश्योरेंस ऑफ गुड्स मतलब देखो कि ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट का रिस्क होता है ना, तो इसलिए एक्सपोर्टर जो है वो मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है। मरीन इंश्योरेंस मतलब वही जहाज वाला इंश्योरेंस लेना। ये प्रोटेक्ट करता है अगर शिप का एक्सीडेंट हो जाए या फिर गुड्स डैमेज हो जाए या गुड्स लॉस्ट हो जाए, तो सिंपल वर्ड में आप समझो तो दैट इज सी रिस्क का प्रोटेक्शन लेना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चले, कस्टम क्लियरेंस। अब ये क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, शिप पर गुड्स लोड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ का कस्टम डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि एक्सपोर्टर अब एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसे हम कहेंगे शिपिंग बिल, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये कस्टम्स को दिया जाएगा, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। इसमें आप बताओगे क्या क्या मेरे गुड्स की जानकारी है, क्या मेरे शिप का नाम है जिसमें सामान भेज रहा हूँ, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज की जानकारी, डेस्टिनेशन किस देश में जा रहा है, और जो जितनी भी एक्सपोर्टर की डिटेल्स है वो सब। यानी कि कस्टम से आपको एक्सपोर्ट परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कहना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर कस्टम्स को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो भी ध्यान रखो। जो शिपिंग बिल है उसकी 5 कॉपी दे दो, एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दो, लेटर ऑफ क्रेडिट ऊपर पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस पेपर में कराया, उसमें क्वेश्चन आया है लेटर ऑफ क्रेडिट और इंडेंट से, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट अगर इंस्पेक्शन कराई है तो उसका, कुछ कुछ में इंस्पेक्शन जरूरी नहीं होती थी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कराई अगर, कस्टम चेक करने के बाद आपको एक कार्टिंग ऑर्डर मिलेगा। कार्टिंग ऑर्डर, कस्टम आपको एक कार्टिंग ऑर्डर देगा, मतलब परमिशन देगा कि अब आप अपने पोर्ट, मतलब जो भी आसपास पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पर आप सामान ले जा सकते हो। इसके बाद आपको कार्टिंग ऑर्डर मिल गया। अब इसके बाद आपको मेट रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। जब गुड्स शिप में लोड हो जाते हैं तब शिप का कैप्टन एक रिसिप्ट देगा, शिप का कैप्टन जो है वो आपको एक रिसिप्ट देगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं मेट रिसिप्ट, और उसमें वो बताएगा शिप का नेम क्या है, हमारी कौन सी बर्थ की हमने लोकेशन दी है आपको, और किस दिन शिपमेंट हो रही है, वो सारी बात। प्रूफ देगा कि गुड्स शिप पर लोड हो चुके हैं, ये इस चीज का प्रूफ देगा, समझ रहे हो। इसके बाद क्या होगा, सिंपल सी चीज है, पेमेंट करोगे। अब आपको मेट रिसिप्ट मिल जाएगी, तो अब क्या होगा, मेट रिसिप्ट जो है ना, वो एक्सपोर्टर जो होता है, जो एक्सपोर्टर, वो मेट रिसिप्ट शिपिंग कंपनी को देगा, ठीक है ना, कि भाई देखो बंदे ने कर दिया है। फिर जो शिपिंग कंपनी है वो फ्रेट चार्ज कैलकुलेट करेगी, ठीक है ना। तो देखो ये है ना कि फ्रेट चार्ज कैलकुलेट करेगी, और कैलकुलेट करने के बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो कंपनी आपको इश्यू कर देगी बिल ऑफ लेडिंग। तो कंपनी बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगी। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, प्रूफ है एक तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई है, ध्यान रखना, समझना ध्यान से। प्रूफ है कि शिपिंग कंपनी ने गुड्स रिसीव कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब ओनरशिप का प्रूफ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बन चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद अगर गुड्स एयर से जा रहे हैं तो उसमें एयरवे बिल बन जाएगा, समझ रहे हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लेडिंग बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के हुआ क्या, ध्यान समझना। मेट रिसिप्ट मिलती है, जो जहाज का बंदा है कैप्टन, वो आपको मेट रिसिप्ट दे देगा, फिर आप उसे शिपिंग कंपनी को दोगे, वो आपको चार्ज बताएगी कितना हो जाएगा।
फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग बना लोगे, मतलब जब पेमेंट होगी तो कंपनी जो होगी ना शिपिंग कंपनी, वो बिल ऑफ लेडिंग आपको दे देगी। फिर इसके बाद अब क्या होगा लास्ट में, फिर इसके बाद आप एक्सपोर्टर जो हो ना वो एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाएगा। इसमें आप बताओगे कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट पेमेंट है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, सारी चीज, और कस्टम्स के साथ इसको अटेस्ट कर दोगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब ऐसा कमर्शियल डॉक्यूमेंट जिसमें गुड्स और बिल्स की जो भी है उसकी पूरी जानकारी है, यानी कि एक तरीके से फाइनल बिल आप कह सकते हो। अब एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इन्फॉर्म करता है कि गुड्स शिप हो गए हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स जो है ना बैंक के थ्रू इंपोर्टर को भेजे जाते हैं, जितने भी सारे मैंने कागज बिल विल सब बनाया है, अब मैं अपने बैंक को भेज दूंगा, मेरा बैंक इंपोर्टर के बैंक को दे देगा, और फिर वहां से जैसे भी होगा पेमेंट आ जाएगी। अब पेमेंट के लिए दो तरीके हो सकते हैं। अब पेमेंट के लिए यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट होनी है तो बिल बिल दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है साइड ड्राफ्ट और एक तो यूजेंस ड्राफ्ट। क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टर को इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा तभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम कहलाता है साइड ड्राफ्ट। एक होता है यूजेंस ड्राफ्ट जिसमें वो बिल एक्सेप्ट करता है कि मैं 60 30 90 दिन में पेमेंट करूंगा, वो केस हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद पेमेंट हो जाता है। मतलब कभी कभी एक्सपोर्टर क्या करते हैं ना, एक्सपोर्टर देखो ये वाला ध्यान रखना, कभी कभी एक्सपोर्टर क्या करते हैं इमीडिएट बैंक से पैसा ले लेते हैं कि यार मेरे को आप हाथों हाथ पैसा दे दो, मेरे को सामने वाले से 1000 रुपए देने हैं, इंपोर्टर ने बोला है मुझे कि मैं 30 दिन बाद दूंगा, आप मुझे आज ही दे दो। एक्सपोर्टर मांग सकता है, तो वो बैंक उसमें क्या करता है ना, एक्सपोर्ट प्रॉमिस करता है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा अपने बैंक में। तो फाइनल पेमेंट के बाद बैंक देगा, ठीक है ना। बैंक मतलब एक तरीके से हो क्या रहा है कि एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट मिल सकती है, वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन कर लेता है, एक्सपोर्टर प्रॉमिस करता है बैंक को कि अगर ये बंदा नहीं पैसा दिया तो मैं दूंगा। लेकिन जब फाइनल पेमेंट हो जाती है तो एक्सपोर्टर को बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट मिल जाता है, प्रूफ कि हाँ भाई, बैंक कहेगा कि हाँ भाई हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, जो तूने पहले पैसा दिया था वो तू इंजॉय, हमें पैसा वापस आ गया, ठीक है ना। बाकी क्या क्या कागज यूज है, ये कागज के नाम याद रख लेना। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, मरीन इंश्योरेंस, कार्ड टिकट, ये सारे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर एक का मतलब क्या होता है। इसके बाद लेट्स गो टू अनदर न्यू टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस 11th क्लास बिजनेस स्टडी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्री। मतलब दो देश है, दो देशों के बीच में बढ़िया बिजनेस चले तो उनको चलाने के लिए एक संस्था बनाई गई है जो इनमें ध्यान देगी कि क्या सब चीज बढ़िया से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से हो, फ्री व्यापार हो, कोई ट्रेड बैरियर्स ना हो। मतलब कोई भी देश अपने देश के अंदर अलाउ करे, अलाउ ऐसा ना हो कि अलाउ ना करे बिजनेस करने के लिए। अगर करेगा तो डब्ल्यूटीओ से बोलेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि करना बेटा कर, कोई बात नहीं, अपने बिजनेस को अलाउ कर बाहर से कंपनियों को तेरे शहर के अंदर आने के लिए अंदर। तो कंट्रीज जो होती है ना फिर उसमें ट्रेड रूल्स फॉलो करती है, ठीक है ना। कुछ नहीं है ये, देखो जनरली बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है डब्ल्यूटीओ उनके सपोर्ट में होता है, ये कोई अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, लेकिन उन देशों के सपोर्ट में होते हैं, और उन देशों के सपोर्ट के साथ रह के ये कुछ नहीं करते, ये चाहते हैं कि जो भी ऐसा देश है जहां पर बहुत अच्छा क्या कहते हैं डेवलपिंग है, डेवलप्ड हो रहा है, तो वहां पे घुसे, उनकी मार्केट को कैप्चर करें और उनको पूरा कमजोर कर दे, समझ रहे हो। तो डब्ल्यूटीओ मल्टीलैटरल ट्रेड, मतलब हर देशों के बीच में ट्रेड चलते रहे, उस पर ध्यान देता है, ठीक है ना। बाकी डब्ल्यूटीओ बना कैसे था, तो देखो डब्ल्यूटीओ से पहले एक संस्था हुआ करती थी गैट, इस तरीके से GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और ये 1947 में बनी थी। इसका मेन मकसद यही था कि बाकी जो गुड्स है ना उन पे टैरिफ कम हो। जैसे इंडिया से अमेरिका में सामान बेच रहे हो तो अमेरिका वाले कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ पे सामान बेच रहे हो, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इस पे टैक्स चार्ज करेंगे, टैरिफ देना पड़ेगा तुम्हें। तो जो भी वहां पे कंज्यूम करेगा अमेरिका देश में, तो वो टैरिफ का टैक्स ज्यादा देख के गुड्स नहीं खरीदना प्रेफर करेगा, इसीलिए देख तो 50% टैरिफ लगा देगी वो। तो हमारे जो यहाँ के एक्सपोर्टर है जो वहां बेच रहे हैं वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे, कहेंगे इतना महंगा बिक रहा है वहां पे जाके, टैक्स इकट्ठा कर रही है सरकार वहां की बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो मतलब मेन फोकस यही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ना लगाए एक देश में। लेकिन ये परमानेंट संस्था नहीं थी, इसकी पावर बड़ी कम थी। तो एक यूरुगे करके राउंड मीटिंग हुई 1986 से 94 में, वहां पे नेगोशिएशन करके कंट्रीज ने डिसाइड करा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाते। रिजल्ट में उन्होंने डब्ल्यूटीओ को बनाया 1 जनवरी 1995 को, और इसने रिप्लेस कर दिया गैट को। इस टाइम पर जब बनाया 124 मेंबर्स थे, और 164 मेंबर आज के टाइम पर है। इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर था उस टाइम पे जब बनाया गया था। बाकी डब्ल्यूटीओ का एक परमानेंट स्टेटस है, अब स्ट्रांग है, कोई भी देशों के बीच में दिक्कतें होती है सब संभालता है।
मकसद क्या है डब्ल्यूटीओ का? डब्ल्यूटीओ का मकसद देखो सिंपल है कि ट्रेड बैरियर्स कम से कम हो, मतलब लोग दो देशों के बीच में ज़्यादा बाधाएं ना आए, सब चीज़ें बढ़िया से रहे। टैरिफ, जैसे डब्ल्यूटीओ का मेन मकसद क्या है, टैरिफ कम हो। इम्पोर्ट कोटाज, कुछ कुछ देश अपने में लिमिट लगाते हैं कि इतना ही सामान हम इम्पोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो इम्पोर्ट कोटाज होता है, या फिर लाइसेंस का रेस्ट्रिक्शन, ये सब कम से कम हो। और इम्प्रूवमेंट हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, मतलब देखो जब दूसरे देशों में व्यापार जाएगा, नई नई चीज़ें जाएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है कहीं ना कहीं। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। जब ट्रेड बढ़ता है ना, तो इंडस्ट्रियाँ ग्रो करती है, प्रोडक्शन बढ़ती है और ज़्यादा लेबरों की जरूरत पड़ती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। इसके बाद अगला है इंक्रीज इन इनकम, लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। देखो जब ज्यादा व्यापार होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा पैसा कमाओगे, परचेजिंग पावर ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, और इससे हर सरकार का बेहतर इस्तेमाल होगा। हर सरकार नहीं, हर देश अपना संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। तो देखो हर कंट्री प्रोड्यूस करेगा गुड्स कंपैरेटिव एडवांटेज के साथ, ठीक है ना, मतलब जिसके पास अच्छा खासा कंपैरेटिव एडवांटेज है वो अच्छा गुड्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब होगा क्या, कुल मिला के हर देश का अपना अपना संसाधन है, वो किसी दूसरे देश को ज्यादा अच्छा कंज्यूम कर सके उस संसाधनों को, तो हर देश अब एक्सेस कर सकता है ना, तो वो ग्लोबल संसाधन का बेहतर इस्तेमाल होगा, वेस्टेज कम होगी, पैदावार ज्यादा होगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसी तरक्की जहां पर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहे, है ना, और भविष्य के लिए, जनरेशन के लिए, मतलब डेवलपमेंट करो लेकिन भविष्य के लिए भी ध्यान रखो। फीचर्स क्या है डब्ल्यूटीओ के, जो पड़ा वही कि एक इंटरनेशनल संस्था है, इसने जीए डबल टी को रिप्लेस करा। ये फ्री ट्रेड प्रमोट करता है, इसके खुद का अपना एक लीगल स्टेटस है, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये डिस्प्यूट होते हैं दो देशों के बीच में, दिक्कतें होती है, उनको सेटलमेंट करने में मदद करता है, और इसका वाइड एरिया ये कवर करता है। इक्वल वोटिंग राइट मिलते हैं इसके अंदर, हर इंसान जो भी इसका मेंबर है, ठीक है ना। बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसके पास अपना खुद का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल, बहुत सारी कमेटी, सेक्रेटरीट, सब चीज है इसके पास। काम क्या करता है ये, काम सिंपल है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करेगा, अगर कोई परेशानी हो रही है उनके बीच में, इन्वेस्टिगेट करेगा, डिसीजन निकालेगा जो हर देश को मानना पड़ेगा, मॉनिटर करेगा ट्रेड पॉलिसी के, हर देश सबसे बढ़िया से ट्रेड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब चीजों पे ध्यान देगा, ठीक है ना। प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म नेगोशिएशन के लिए, दो देशों आपस में बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत करवाएगा उनकी, ताकि वो बैठ के एक नेगोशिएशन, मतलब आपस में डील करें कि हाँ जी ऐसे ऐसे व्यापार करेंगे, ये वो कोऑपरेट करें बाकी संस्थानों के साथ, जैसे डब्ल्यूटीओ ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल बैंक है उनके साथ बातचीत करके, जिस देश को थोड़ा कम पैसा लोन वोन दिया, इस तरीके से चीजें करता रहता है। और आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, लोगों के पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सबको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ताकि कोई देश किसी का अधिकार का नुकसान या चोरी ना कर ले। तो बेटा यहाँ पर हमने क्लास 11th की बिजनेस स्टडी खत्म कर ली है, इन 3 टॉपिक्स के साथ, 4 टॉपिक्स के साथ, लास्ट और डब्ल्यूटीओ है सारे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडी खत्म हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।